नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी। मैं हूं आपके साथ आर्निका जैन। दर्शकों, ये कार्यक्रम जो है ये सुबह सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं और ये खास होता है। क्यों खास होता है? क्योंकि हम इसमें आपको जानकारियां देते हैं। विभिन्न विभिन्न जानकारियों से भरे इस कार्यक्रम में ये एक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम यानी हमारे कार्यक्रम से जुड़े विषय से और विषय विशेषज्ञों से आप सवाल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? फ़ोन लगाना होगा। तो फ़ोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हम आपको बता भी देते हैं। फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। 0755 266 0049। साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी है जो है 1800 233 0040। जी हाँ, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। तो विषय क्या है, किस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर कार्यक्रम की शुरुआत या दिन की शुरुआत हम तिथि जानकर करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080 माघ माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है आज। तारीख है 7 फरवरी 2024 और दिन है बुधवार का। जी हाँ, तिथि तो हमने जान ली। अब दर्शकों, क्योंकि भविष्य की तैयारी इतिहास जानकर होती है, जब तक हम इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो भविष्य की बेहतर तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज की तिथि में इतिहास में। अगर हम 1915 की बात करें तो चलती ट्रेन से पहली बार भेजा गया था आज के दिन वायरलेस संदेश, जो कि रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ था। 1935 की बात करें तो मशहूर बोर्ड गेम मोनोपोली, जिसको भारत में व्यापार या बिजनेस कहते हैं, उसको कॉपीराइट प्राप्त हुआ था। 1940 में आज ही के दिन ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1992 की अगर हम बात करें तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी INS शाल्की को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो ये तो कुछ खास चीज़ें थी इतिहास के बारे में जो हमने आपको बताई। अब क्योंकि इतिहास जान लिया है तो विचार भी जान लेते हैं। तो चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है कि हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये विचार थे गौतम बुद्ध के। जी हाँ दर्शकों, स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और जैसा कि भारतीय एक कला रही है, भारतीय परंपरा रही है, जिसको हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी भावना के साथ भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की थी। जी हाँ, क्या है ये आयुष्मान भारत योजना और इसके क्या लाभ हैं, किस तरीके से इनका फ़ायदा हमारे नागरिक उठा सकते हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं। आज हमारा यही विषय है और विषय विशेषज्ञ भी हैं। साथ ही साथ हमारे एक और मेहमान भी हैं साथ में। इस विषय आयुष्मान भारत के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही एक और मेहमान से भी मैं आपका परिचय करवाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना के बारे में जो विशेषज्ञ हमारे साथ हम इस स्टूडियो में जुड़ रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। वो हैं श्री हेमंत जैन जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है आयुष्मान भारत PMJ योजना से। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस विषय के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक और मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। वो हैं श्री मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी, जो कि लेखक हैं। वैसे तो पेशे से वो एक भेल के रिटायर्ड इंजीनियर हैं, बट अभी वो एक लेखक की तरह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नमस्कार MP के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं भेल से एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर रिटायर हूँ और वर्तमान में गद्य का विद्यार्थी हूँ और स्किल डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। जी, स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में, तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। तो इसका गौरव हमारे भारत को प्राप्त है। क्या है ये योजना, वही हमारा प्रश्न सबसे पहला होगा हेमंत जी से। सबसे पहले बताइए कि आयुष्मान भारत योजना क्या है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इन दोनों का संक्षिप्त परिचय हमें दीजिए। निश्चित रूप से आपने बहुत सही बताया कि ये भारत नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसका जो मेन लक्ष्य है, ये प्रति पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करना है। और जो चिन्हांकित अस्पताल हैं जो आयुष्मान भारत योजना में इम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं, इसमें जाकर जो हितग्राही है
वो किसी भी देश में किसी भी अस्पताल में, जो हमारी सूचीबद्ध अस्पताल की जो सूची है उसमें जाकर वो अपना निःशुल्क उपचार प्राप्त, गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये एक नेशनल भारत सरकार ने 27 सितंबर 2021 को उसको लॉन्च किया गया। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत ये है कि भारत में जो भी डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना है, इस मिशन के तहत उसको डेवलप किया जाना है। ये मिशन मोड में इसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि इसका नाम ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। तो जो भारत के स्वास्थ्य सिस्टम में जो एक गैप था, उस गैप को फुलफ़िल करके नागरिकों को बेस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना इसका लक्ष्य है। और इसके जो भी हेल्थ के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी एक सिस्टम पे, इंटीग्रेटेड सिस्टम पे आ जाएं और जो डिजिटल हेल्थ इन्वायरमेंट है उसका फ़ायदा ले सकें। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ऑलरेडी इसका फ़ायदा ले रही हैं हेल्थ केयर इकोसिस्टम का। अब भारत में भी इसका इन फैसिलिटीज़ का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। समस्त नागरिकों के हेल्थ आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसका 14 डिजिट का आभा नंबर है, उसके तहत सबको उस हेल्थ केयर डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम को से वो जुड़ेंगे और उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज का वो एक्सेस कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। कुल मिला के अगर कहा जाए तो हर वर्ग को हम यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करने का हमारा लक्ष्य रहेगा इसके थ्रू। और ये किस नाम से यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी हमें दीजिए। हाँ, आयुष्मान भारत का पूरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PMJ इसका संक्षेप में बोलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से लॉन्च हुई है। हर राज्य में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आयुष्मान भारत एक कॉमन नाम है, स्टैंडर्ड नाम है जिसको सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में इसको आयुष्मान भारत निरामयम योजना के नाम से जाना जाता है। निरामयम मध्य प्रदेश में इसका हमने नाम रखा हुआ है। तो आयुष्मान भारत निरामयम योजना के नाम से मध्य प्रदेश में ये संचालित है। 23 सितंबर 2018 को इसको मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 80% नागरिकों को इस योजना में कवर किया गया है। 4 करोड़ 70 लाख इंडिविजुअल बेनिफिशरी हैं इसके, और 1 करोड़ 8 लाख परिवार हैं, जिसमें लगभग अभी हम 3 करोड़ 80 लाख आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाना शेष हैं, जो कि हमारा आयुष्मान भाव कैंपेन के तहत मिशन मोड में बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जो आभा हेल्थ कार्ड बनाए जाने हैं, इसमें समस्त नागरिकों के बनाए जाने हैं। इसमें किसी जो भारत की नागरिकता है वही इसकी पात्रता है। तो जैसे हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाना रहता है, ऐसे ही हेल्थ सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हेल्थ के अंदर भी एक व्यक्ति का एक खाता होना चाहिए। ये भारत सरकार ने बड़ा अच्छा विचार है कि हर व्यक्ति का अपना एक स्वास्थ्य खाता हो, यूनिक हो, उसकी यूनिक आइडेंटिटी हो। तो आभा जिसको हम कह रहे हैं वो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, मतलब ये हर नागरिक का एक अकाउंट, स्वास्थ्य खाता खोला जाना है, वो उसको खुद ही खोलना है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। 14 डिजिट का ये आभा नंबर होता है। इसके तहत वो जितना भी डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो बेनिफिट हैं वो उसको ले सकेगा। जैसे टेलीमेडिसिन हुआ, उसके जितने भी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हुए, जो अभी वो जो इन्वेस्टिगेशन, जांच रिपोर्ट, पर्चे वगैरह जो साथ में लेके घूमता था, एक्सरे रिपोर्ट वगैरह, अब वो उसको लेके नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स होंगे उनको भी फ़ायदा मिल सकेगा। इसमें जो बेनिफिशरी के जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, इसमें कोई भी बिना हितग्राही के, बिना पेशेंट के कंसेंट बेसिस पे एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो हितग्राही के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे, इसमें इन रिकॉर्ड्स को सिर्फ हितग्राही ही देख पाएगा, और अगर वो कंसेंट देता है तो कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर वहाँ पे जो उसको ट्रीटिंग डॉक्टर होगा वो उसको एक्सेस कर सकेगा, जिससे उसको गुणवत्तापूर्वक ठीक से उचित उपचार प्रदान किया जा सके। तो इसमें सभी को फ़ायदा है, इसलिए इसको आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट सभी को खुलवाना चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 4 करोड़ 15 लाख आभा ID बनाए जा चुके हैं, और हमको लगभग 50% से ज़्यादा ये हो गया है, और लगभग 50% लोगों के हमको अभी आयुष्मान आभा कार्ड बनाए जाने हैं, जो कि कहीं भी व्यक्ति अपने घर से एक आधार कार्ड का उपयोग करके
वो अपना आवास नंबर स्वास्थ्य खाता खोल सकता है। ये पूरे तरीके से निःशुल्क है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी यहाँ पर हमें। और दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एक लेखक भी हैं जिनका शब्द, कलम और पन्नों से गहरा नाता है। तो चलते हैं मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी की तरफ। और सबसे पहले आप हमें बताइए कि किस क्षेत्र में आप लेखन करते हैं, किस बारे में आप लिखते हैं? जी, मैं लघु कथा, मैं गद्य का विद्यार्थी हूँ, जैसा मैंने पहले बताया। लघु कथा, कहानी लिखता हूँ, पुस्तकों की समीक्षा, कहानियों की समीक्षा करता हूँ, अफसाने लिखता हूँ, अफसानचे लिखता हूँ, यही सब करता हूँ मैं। गद्य में ही मेरा वो है। जी। और क्या प्रेरणा रही आपकी, कहाँ से शुरुआत करी आपने लिखने की? ये देखिए, जब एक ज़माना था जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा था, हम लोगों को प्रिंट मीडिया ही हमारे पास था। जब हम लोग सरिता, मुक्ता, वनिता, ये सारी मैगजीन हम पढ़ते थे, और सर्वोत्तम, डाइजेस्ट, ये सब हमारे पास यही उपलब्ध था। और जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करें तो गुलजारी नंदा के उपन्यास, जैसा कि सब लोग बस्ते में रख के और छुपा छुपा के पढ़ते हैं, तब हमें मना किया जाता था पढ़ने के लिए, और हमें ये बोला जाता था कि नहीं, आप तो कोर्स की किताबें पढ़ो, सिर्फ कोर्स पढ़ना है और आपको इसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन हाँ, पता नहीं, एक जिज्ञासा से जी, और पढ़ने का क्रम निरंतर चलता रहा। और विद्यार्थी जीवन में जब कॉलेज में गए तो ये सारा एक तरफ हो गया। फिर लेकिन इंडिया टुडे, आउटलुक, ये सारी मैगजीन चलती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ी फुर्सत मिली, और ये जो मसीनी ज़िंदगी जो चल रही है, इससे भी थोड़ी फुर्सत मिली, तब मैंने लिखना शुरू किया। और डायरी तो मैं पहले से ही लिखता आ रहा था, लेकिन कभी ऐसा लगा कि अब ये जो शब्द हैं, ये अब डायरी में नहीं समाएंगे, इनको, शब्दों को थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तब मैंने समाचार पत्रों में आर्टिकल लिखना शुरू किए, और फिर इस तरह से लिखने का क्रम शुरू। बहुत खूब, और बहुत कुछ जानेंगे अभी हम आपके लेखन के बारे में, पर उसके पहले चलते हैं हेमंत जी की तरफ और जानते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर हम बात करें और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की बात करें, तो ये दोनों में क्या मुख्य अंतर है, और क्या एक ही हैं ये दोनों? इसके बारे में हमें बताइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से एक पहले इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। तो जो डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत में डेवलप किया जाना है, उसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन पहले लॉन्च किया गया था। उसी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से अभी वर्तमान में संचालित है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन एक तरीके से आप उसको एक ही मान सकते हैं। दोनों का एक ही लक्ष्य है कि भारत में डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप करना, जो गैप है हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको फुलफ़िल करना और सभी स्टेक होल्डर्स को एक सिस्टम में लेके आना, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत के नागरिकों को मिलने वाला है। जो डिजिटल हेल्थ सर्विसेज का जो बेनिफिट है वो मिल सकते हैं। जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोग हैं वो टेलीमेडिसिन वगैरह के माध्यम से अपना लाभ घर बैठे ले सकते हैं। एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से एक एकीकृत सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसमें सभी हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्री की जा रही है। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेस हों, उन सबका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, अप्रूवल दिया जा रहा है, उनको वेरीफाइड करके सिस्टम पर लाया जा रहा है। तो कोई भी फैक्ट रिकॉर्ड इस सिस्टम में नहीं होगा। अभी डिफरेंट सिस्टम आप अवेलेबल हैं, जिसमें कहीं आपको कुछ डॉक्टर्स मिल जाएंगे, कुछ नर्सेस का डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिस पर सब कुछ एक जगह पे उपलब्ध हो और वो वेरीफाइड हो, क्योंकि हेल्थ एक सेंसिटिव डोमेन होता है और यहाँ पे वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो अब जैसे आप हेल्थ केयर जो रजिस्ट्री की जा रही है, उसमें जितने भी डॉक्टर्स वगैरह को एक डिजिटल ई सर्टिफिकेट अवेलेबल किया जा रहा है। यदि उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनका सब कुछ जानकारी सही पाई जाती है, उनका काउंसिल वगैरह का रजिस्ट्रेशन नंबर सही पाया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा उनको एक डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो वो अपने हेल्थ क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं, जिससे नागरिक उसको देख के मतलब आश्वस्त हो सकते हैं कि मतलब ये वेरीफाइड डॉक्टर से मैं सही जगह पे अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। इसी तरीके से जो HFR है, इसमें हेल्थ फैसिलिटी का रजिस्ट्री की जा रही है। तो जितनी भी हेल्थ फैसिलिटी हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो क्लिनिक्स हों, चाहे वो लैब हों, और इस तरीके से जितने भी डोमेन हैं
वो सब इसमें सबकी रजिस्ट्री की जा रही है। उनको बाकायदा उनका अप्रूवल किया जा रहा है जिससे सही इन्फॉर्मेशन एक जगह पे उपलब्ध हो। इन सब चीज़ों का, इन जो जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, इन सबका फ़ायदा नागरिकों को मिलने वाला है। नागरिकों का इनका फ़ायदा कैसे मिलना है कि वो एक अपना स्वास्थ्य का हेल्थ अकाउंट खोलें। इसमें मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय लगता है। अपना आधार कार्ड का उपयोग करके वो अपना स्वास्थ्य खाता खोल सकते हैं और उसके बाद उनका जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं वो सब एक जगह पर उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। वो आज से 5 साल बाद भी अपना रिकॉर्ड्स देखेंगे कि मैंने कौन सा एक्सरा कहाँ पे कराया था, तो वो उसको मिल जाएगा। कौन सा वैक्सीन कहाँ लगाया था वो उसको मिल जाएगा। तो जितने भी उसके मेडिकल प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है वो सब उसको देखने का मिलेगा। मैं फिर से ये बात रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन होगा उसका पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स रहेंगे, एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। तो इसको मैनेज, शेयर और कंट्रोल इसको भारत में और कोई नहीं कर सकेगा, वो खुद कर सकेगा, खुद कर सकेगा। और यदि डॉक्टर को भी उसको दिखाना है कि उसको ठीक से उचित उपचार मिल सके तो उसको कंसेंट बेसिस पे एक्सेस देना होगा, जब जाके डॉक्टर उसको देख पाएगा और उसको ठीक से उपचार प्रदान कर सकेगा। आप देखते हैं कि कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को अपनी भाषा ही नहीं समझा पाते हैं। उसको कुछ वैक्सीन लगी हुई है वो अपना नहीं बता पा रहा है, उसको कुछ जांचें हुई हैं, वो अपना गांव से आया है किसी हॉस्पिटल में, वो लेके नहीं आ पाया, फिर से वो जांच करा रहा है क्योंकि डॉक्टर को तो पता ही नहीं है, तो फिर से वो जांच हो रही है। जब डॉक्टर को एक जगह वो जांच फिर से मिल जाएंगी तो हो सकता है उस जांच को कराने की ज़रूरत ही ना हो, तो उसके नागरिक के भी अपने पैसे बचेंगे। तो एक बड़ा अच्छा ये सिस्टम डेवलप हो रहा है भारत में और भारत सरकार ने इसको मतलब अगले यूँ कहें कि अगले 10 साल बाद का जो भारत था उसको आज मूर्त रूप से लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। इन सबका लाभ नागरिकों को निश्चित रूप से मिलने वाला है। बिल्कुल। कुल मिला के अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी जानकारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर नागरिकों को मिलेगी और इसका भरपूर फ़ायदा भी नागरिक बेशक उठाएंगे ही उठाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये जो कार्यक्रम है ये अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है। हम आपकी जानकारी, आपके नॉलेज, आपके मनोरंजन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आगे चलते हैं हम पर्यटन की तरफ और सैर करते हैं धार्मिक नगरी उज्जैन की गढ़कालिका मंदिर की। आइए देखते हैं गढ़कालिका मंदिर। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की ये सेना 24 घंटे करती है।
गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में, साथ ही साथ हमारे एक लेखक भी हैं, एक मेहमान भी हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी हमारे साथ में हैं। तो आगे आपकी तरफ चलते हैं और पहले हमें ये बताइए कि टेक्निकल जॉब के साथ कैसे आपने लेखन के क्षेत्र को चुना? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक कहते हैं कि ये एक अलग तरह का संयोग है। कई बार ये सवाल किया जाता है कि जब आप एक टेक्निकल थे, एक टेक्नीशियन थे, एक इंजीनियर थे और आप एक फैक्ट्री में काम करते थे, फिर ये साहित्य की तरफ जाना, क्योंकि साहित्य एक अलग ही चीज़ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम एक औद्योगिक ज़िंदगी जीते हैं, एक मशीनी ज़िंदगी जीते हैं, तो उसके साथ हमें कुछ हमारा टेस्ट भी चेंज होना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ ऊर्जा लाने के लिए कुछ और नए प्रयोग भी होने चाहिए। हमारे पास कुछ हॉबी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब अगर यदि ये कहें कि अगर कोई विचारशील व्यक्ति है, तो जब वो परिवार में जीता है, जब वो समाज में जीता है, जब अपने लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने घर में बैठता उठता है, फिर वो बाहर निकलता है, तो उसको जो जीवन में कुछ विसंगतियां हैं, कुछ विडंबनाएं हैं, कुछ खुशी के पल हैं, वो किसी से शेयर करना चाहता है। या वो खुद के हो, या वो जो देख रहा है, जो कुछ देख रहा है, उसको, जैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे जो महसूस होता है वो मैं किसी को लिख के बताऊं। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो आपकी। और जैसे कि अभी हम देखते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो एक लघु कथा जो है वो हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है, और आप भी लघु कथाएं लिखते हैं। तो उनके बारे में हमें बताइए, क्या क्या आपके प्रकाशन हुए हैं, किस तरीके की लघु कथाएं आप लिखते हैं? जी, और अगर कोई लघु कथा आप हमें सुना सके तो बहुत। हाँ जी, बेशक। मेरा एक लघु कथा संग्रह आया है, अम्मा अभी जिंदा है। इसमें 99 लघु कथाएं हैं, और ये सारी लघु कथाएं सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य की हैं, और ये कहीं ना कहीं कुछ कहती हैं हमसे, और कभी वो संकेतों के माध्यम से कहती हैं, कभी प्रतीकों के माध्यम से कहती हैं। और इसमें एक पंच लाइन होती है जो अपने अंदर एक द्वंद्व पैदा करती है, और फिर एक अलग अंतर कथा का जन्म होता है। लघु कथा छोटी होती है, लेकिन उसकी कथा दिमाग में बहुत देर तक चलती है। तो हम जब कभी किसी से बात करते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने सभी आयु वर्ग के लिए लघु कथाएं लिखी हैं। जैसे कभी मैं बच्चों की बातों से प्रभावित हुआ, कभी दवाई हॉस्पिटल की दवाई लेते वक्त कभी प्रभावित हुआ, कभी रास्ते में कुछ देखा, तो फिर मैं घर जाके कलम उठा लेता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक लघु कथा सुनाऊँ। स्वागत है आपका। जी, ये देखिए, एक बच्चों की लघु कथा है। हम अपने बच्चों को किस तरह पालन पोषण करते हैं, और उन्हें किस तरह संस्कार देखते हैं, और वो संस्कार किस तरह उनमें काम करते हैं बाद में जाके, ये इसके ऊपर लघु कथा है। लघु कथा थोड़ा सा ध्यान से सुनी जाती है, क्योंकि गज़ल और गीत हम बार बार दोहराते हैं, तो वो बहुत अच्छे से हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में हो जाते हैं। लेकिन लघु कथा का एक छोर भी निकल जाता है, तो उसका वो पंच छूट जाता है। तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है यहाँ असमर्थ। आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। मॉल से सागर ने ऑफिस के लिए फॉर्मल ड्रेसेस तो खरीद ली थी, अभी और जरूरी खरीदारी बाकी थी। तभी अनायास उसकी नजर एक खिलौने की दुकान पर पड़ी। बड़े से हॉल में एक रिमोट कंट्रोल्ड हवाई जहाज गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उसे देखते ही सागर को अपना बचपन याद आ गया।
अपने ही शहर के बाजार से गुजरते वक्त ऐसे ही एक खिलौने की दुकान से उसने चाबी से चलने वाले हवाई जहाज को खरीदने की जिद की थी और अपनी जिद पूरी करवाने के लिए मचल भी गया था। पापा ने शुरू में तो कठोरता से डांटा, फिर प्यार से महीने की आखिरी तारीखों के कारण खरीद पाने में असमर्थता व्यक्त कर दी। इसके बाद तो कभी किसी चीज के लिए उसकी जिद करने की इच्छा ही नहीं हुई। एक अजीब सा सब्र उसके अंदर आ चुका था। आज तो हिम्मत करके कीमत भी पूछ ली, पूरे 800 रुपये। अरे बहुत महंगा है। अपने यहाँ तो उस समय मात्र 100 रुपये का था। इतने वर्ष गुजर भी तो गए और चाबी वाला नहीं, रिमोट वाला है। मन ही मन सोचने लगा, उसका दिल तो कर रहा था तुरंत खरीद ले, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ गया, जैसे बोल रहे हो बहुत महंगा है बेटे। डर लग रहा था अब कहीं कुछ समझाने ना लग जाए। फिर भी सोचा खरीदने से पहले एक बार कॉल करके पूछ तो लें। हेलो पापा। हाँ बेटे। पापा, माल के खिलौने की दुकान पर एक हवाई जहाज मिल रहा है, असली का नहीं, वही टॉय वाला है, लेकिन महंगा बहुत है। खरीद लूं क्या? कितने का है बेटे? 800 रुपये का। हाँ बेटे, अगर तुम्हें पसंद है तो खरीद लो। अरे पापा ने तो हाँ कर दी, वो भी बिना कुछ तर्क वितर्क किए। उन्हें पता है कॉलेज के कैंपस के बाद मेरे प्लेसमेंट की पहली सैलरी मिली है। हाँ, मुझे पूरे 1 लाख रुपए। उसने हवाई जहाज को एक बार फिर हसरत भरी नजरों से देखा और दुकान के बाहर निकल गया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। भाई, लेखक जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं और समाज से जुड़े हर पहलू के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर बाल मन के बारे में आपने जो बताया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो दर्शकों, ये तो थी हमारे लेखन के बारे में बात। यहाँ पर कहानी हमने यहाँ पर लघु कथा सुनी आपसे, और वापस चलते हैं हम अपने आयुष्मान भारत मिशन के बारे में, भारत योजना के बारे में, और जानते हैं कि क्या इसके मुख्य स्तंभ हैं। हेमंत जी से आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसके मुख्य घटक क्या हैं, मुख्य स्तंभ क्या हैं। तो इसके मुख्य स्तंभ ये हैं कि पहला इसका जो मुख्य स्तंभ है वो नागरिकों से ही हम शुरुआत करते हैं, जिससे कि हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा खोलते हैं। तो इसके तहत मतलब जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके हेल्थ अकाउंट खोले जाने हैं और सबको एक 14 डिजिट का हेल्थ अकाउंट का आवंटन होना है। तो ये इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आभा के नाम से, ABHA आभा के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा इसका जो घटक है वो है HFR, जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है। उसमें जितने भी हेल्थ फैसिलिटी हैं उनका रजिस्ट्री होना है। तो जैसे इसमें हॉस्पिटल्स, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, क्लिनिक्स हों, लैब्स हों या मेडिकल स्टोर हों, सबको इस सिस्टम में अपना पंजीयन कराना है और उस पंजीयन को बाकायदा उसकी इन्फॉर्मेशन को सत्यापित करके पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो सभी को एक जगह पर लाया जाना है। एक PHR ऐप इसका घटक है, जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हम आभा बना रहे हैं उस आभा का उपयोग करके एक PHR ऐप के माध्यम से उसके जितने भी अपनी, मैंने अभी जैसा बताया कि अब उसको कहीं ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है, वो है भोपाल का, उसमें बॉम्बे वो गया, तो अब उसको पूरी जांचें लेके सब साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा डिजिटल रिपोर्ट उसके एक आभा जो उसका स्वास्थ्य खाता जो वो खोल रहा है 14 डिजिट के आभा नंबर से लिंक हो जाएंगे। उस ऐप के माध्यम से पूरा उसको रिकॉर्ड्स एक्सेस करने को मिल जाएगा। वो अपना देख पाएगा कि उसने कब एक्सरे कराए थे, कब उसने कौन सी जांच कब कराई थी, तो सब उसको अवेलेबल रहेंगे। जब ये सब जांचें एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, तो जब वो उपचार लेने के लिए जा रहा है और यदि वो कंसल्ट देता है और डॉक्टर उसको एक्सेस करता है, तो डॉक्टर उसको ठीक से उचित उपचार प्रदान कर सकेगा। क्योंकि उसको अगर पता होगा कि इनकी कौन कौन सी जांच में कब इनको शुगर था, अब शुगर नहीं है, एक्सरे में क्या आया था, और जितने भी हीमोग्लोबिन कम है, ज़्यादा है, कब हुआ, तो सारी रिकॉर्ड्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा उसके माध्यम से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं वो उनको उचित ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलने वाला है वो नागरिकों को मिलने वाला है। तो ये हो गया। फिर है इसका हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, इसको हम संक्षेप में हेमंत जी, आपको बीच में मैं रोकना चाहूँगी। एक कॉलर हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से। अशोक जी, अपना प्रश्न कीजिए। अशोक जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं?
हेलो जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर से कि ये आयुष्मान कार्ड किस किस विभाग में बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ कितने समय में बना दिए जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। और कितने दिन में बन जाते हैं ये? क्योंकि वहाँ जाओ तो कभी भी बोलते हैं हमारा सर्वा गाँव ने कल आओ परसों आओ, तो वो बनाते नहीं। बस ये वरदान है। ओके, यही प्रश्न आपसे था कि आयुष्मान कार्ड कहाँ बनवाया जा सकता है, क्या पात्रता होगी उसकी? हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जो पोर्टल है उसका आप चाहें तो नाम नोट कर लीजिए, beneficiary.nha.gov.in। इस पोर्टल पर जाके जो पात्र हितग्राही हैं वो अपने मोबाइल नंबर से जाके लॉगिन कर सकते हैं। एक OTP आएगा, उसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये मैं उसको खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है कि अब व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है और घर पे ही उसको डाउनलोड कर सकता है। बस ये है कि वो व्यक्ति पात्र होना चाहिए योजना अंतर्गत। तो यदि वो पात्र है तो अपना समग्र ID के माध्यम से, पहले मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP आएगा, वो लॉगिन कर लेगा, अपना समग्र ID से सर्च करेगा। पात्र है तो उसके परिवार के सारे सदस्यों की सूची वहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। उसमें जिस भी, अगर सारे लोगों का बनाना है तो वो वहाँ पे बना सकता है, अगर एक का बनाना है तो वो उस आधार से उसको वेरीफाई करके, जैसे ही उसका अगर उसके सारी जानकारी सही पाई जाती है तो ऑटो अप्रूवल के माध्यम से उसका तुरंत आयुष्मान कार्ड वहाँ पे डाउनलोड हो सकेगा आधार KYC के माध्यम से। यदि उसकी जानकारी में कुछ मैच नहीं कर। एक और कॉलर हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अमित जी हैं भोपाल से। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा ये सवाल था सर इस मिशन को लेके कि अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ डाटा आपके पास होता है और वो लीक हो जाता है तो उसके लिए क्या शासन कुछ किसी प्रकार से कुछ ऐसे ऐप वगैरह बनाए हैं या सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से देखें कि लोगों की जानकारियां बाहर न जाए? बिल्कुल, तो इस बहुत विषय में अच्छा थोड़ा प्रश्न। प्रकाश डालिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैंने अभी लिया भी था कि जो हेल्थ का जो डेटा है इसको कहीं भी लीक ना हो, इसके लिए पूरे तरीके से सिस्टम, मतलब बुलेट प्रूफ सिस्टम तैयार किया गया है। जो ABDM का जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें काम किया गया है इस सिक्योरिटी जो कंसर्न थे उन सबको इसमें पूरे तरीके से समाहित किया गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो डिजिटल एक जो हेल्थ जो सिस्टम है वो काफ़ी सेंसिटिव सिस्टम होता है। किसी भी नागरिक का किसी भी परिस्थिति में उसका डेटा कहीं और एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और उसके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसका जो कंट्रोल बॉडी है वो खुद है, इंडिविजुअली है। इंडिविजुअली ही उसको अपनी सहमति पे किसी को शेयर कर सकता है, वो ही देख सकता है, वो ही उसमें से हटा सकता है, वो ही उसमें से श्रिंक कर सकता है, मतलब जोड़ सकता है अपने रिकॉर्ड्स को। वो चाहता है कि उसमें सिर्फ उसकी 4 जांच रिपोर्ट ही दिखना चाहिए या वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखना चाहिए, तो वो उसको अपने अनुसार ही फैच कर सकता है। और जो फैच किए गए रिकॉर्ड्स हैं समय समय पर वो हटा और डिलीट करने की उसको सब पूरे तरीके से जो नागरिक है, जो इसका अपन जैसे अपन बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अकाउंट की पूरी जिम्मेदारी बताइए किसकी होती है? अपनी ही होती है ना, कि मतलब कि अपन उसका जब भी पैसा जमा करना है, निकालना है, सब अपना वो रहता है और कोई तो उसको एक्सेस नहीं करता है। बैंक सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ पे उसकी कंसेंट बेसिस पे किया गया है, क्योंकि हेल्थ एक सेंसिटिव इशू होता है। तो अगर वो कंसेंट देगा, मान लीजिए हॉस्पिटल में वो गया, अब उसको कुछ भी जांच रिपोर्ट उसके पास नहीं है, उसका प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री वो बता नहीं पा रहा है ठीक से डॉक्टर को, तो डॉक्टर वो ठीक से उसको उचित उपचार नहीं दे सकेगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर वो कंसेंट दे देता है तो डॉक्टर उसको ठीक से उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री को देखकर उस समय के लिए ही देख पाएगा, सिर्फ उसको देख के उसको उचित उपचार प्रदान कर सकेगा। तो उसमें इसका जो डेटा है वो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में लीक का तो सवाल ही नहीं उठता। वो सिर्फ क्योंकि वो ही उसको देख पाएगा, वो ही उसको मैनेज कर सकेगा। और कंसेंट बेसिस पे यदि वो चाहता है कि उसका जो डॉक्टर है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो उसको दिखाना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो वो कंसेंट बेसिस पे उसको शेयर कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। जो गोपनीयता का सवाल था वो पूर्ण रूप से आपको उसकी गारंटी मिलेगी कि गोपनीयता बनी रहेगी, केवल आप ही उसे एक्सेस कर सकते हैं और आपके आदेश पर ही डॉक्टर या कोई और अन्य उसकी जानकारी ले सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब वापस चलते हैं हम यहाँ पर इकबाल सिद्दीकी जी की तरफ। जी मैम।
क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर डालती हैं कथाएं, कहानियाँ। ये समाज का भी आईना है। किस तरीके से हम मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये कहानियाँ, कथाएं किस तरीके से असर डालती हैं, और अच्छा साहित्य पढ़ने पर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात कही जाती है साहित्य के बारे में, जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं, किसी साहित्यिक गोष्ठी में जाते हैं जी। तो आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूं कि ये रूहानी इलाज है। बिल्कुल। ये एक इंसान का वो थोड़ी देर को अपनी जो जिंदगी है उससे दूर हट के इस दुनिया के बारे में कुछ अच्छी चीजें ग्रैस्प करता है, कुछ अच्छे विचार उसके मन में आते हैं, कहीं से वो प्रेरणा लेता है और फिर अपने एक कहना चाहिए कि एक पड़ाव की स्थिति में आता है कि एवरेस्ट की चोटी पे हमें चढ़ना है, तो अब हम इस पड़ाव पे उसको अनुकूलित कर लें, फिर हम उसके एक कदम आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा तो मिलती है जी। ये बेशक बिल्कुल सही बात आपने बताई जी। यहाँ पर। और जी, अच्छे साहित्य की अगर हम बात करें तो आपकी भी बहुत सी किताबें प्रकाशित हुई हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। जी देखिए, एक मेरा कहानी संग्रह भी प्रकाशित है, इजहार अभी बाकी था। इसमें अधिकांश युवा मन की कहानियां हैं। ये कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे। भले युवा मन है लेकिन वो सामाजिक और परिदृश्य को भी देख रहा है और उसको भी देख रहा है, मतलब वो उसके ऊपर वो असर भी डाल रही हैं वो चीजें। तो इसी बारे में हम बात कर रहे थे। जी, तो देखिए, एक विक्षोभ करके मेरी एक कहानी है। हाँ। मैं छोटी सी है, लेकिन देखिए वो देशभक्ति और युवा मन है, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ। मैं उस कहानी को सुनाता हूँ आपको। बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है जी। आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छी लगेगी आपको। युवा मन को साहित्य किस तरीके से प्रभावित करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरीके से ये साहित्य जो है, अच्छा साहित्य, वो हमारे आज के जो युवा हैं उनको प्रेरणा देता है, और जीवन में किस तरीके से हम साहित्य का रोल बता सकते हैं, अपने युवाओं को बता सकते हैं कि किस तरीके से अच्छा साहित्य जो है उनके मन को भी प्रभावित करेगा, अच्छी सोच को भी प्रभावित करेगा, और कुल मिलाकर समाज में भी एक अच्छा हम उदाहरण पेश कर सकते हैं यहाँ पर। जी, तो मैं सुनाता हूँ विक्षोभ कहानी। ध्यान से सुनिएगा। था तो सब कुछ वैसा ही जैसा और दिनों की तरह होता था। उनकी पसंदीदा जगह थी बड़ी सी झील, वही गुलमोहर का पेड़ जिसकी छाया में बैठकर घंटों गप्पे किया करते थे। बातों के टॉपिक्स कभी खत्म ही नहीं होते थे। डेट के लिए यह स्थान ऋचा को बहुत पसंद था। हवा का झोंका जब झील के पानी से गुजरता हुआ आता तो हल्की सी नमी भी साथ ले आता। गर्मी भी अपने स्वभाव पर थी, लेकिन आज ऋचा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने आसपास पड़े पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और बेमन से झील के शांत जल में फेंक दिया, जिसके कारण पानी में गोल गोल तरंगें, बेजान सी तरंगें पैदा हुई और दूर जाकर समाप्त हो गई। पता नहीं आज क्यों ये तरंगें उसको आकर्षित नहीं कर रही थीं। अब की बार तो उसने पहले से की अपेक्षा थोड़ा बड़ा पत्थर उठाया और फेंक दिया। शायद अब की बार वह इन तरंगों को बहुत दूर तक जाते हुए देखना चाहती थी। इससे पहले कि ये तरंगें अपना सफर तय करती, उसने पास ही एक चट्टान पर बैठे वैभव से कहा, हाँ तो वैभव, तुमने फिर यूएस जाने के निर्णय के बारे में क्या सोचा? अब मैं ध्यान आकर्षण चाहूंगा। तुम तो जानती हो ऋचा, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तुम्हारा वीजा बनवा लेंगे। 1 साल का समय दे दो, इसी बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा, फिर हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे जी। और फिर हमेशा के लिए यूएस में ही सेटल हो जाएंगे। अब तक पानी में विक्षोभ के कारण पैदा हुई तरंगें तो बेजान पड़ चुकी थी, लेकिन ऋचा के शांत चित्त में उठने वाली तरंगों ने कौतूहल मचा रखा था। गुलमोहर से छनती हुई धूप से ऋचा के चेहरे पर पड़ रही चिंता की लकीरें वैभव को साफ दिखाई दे रही थी। एक बार फिर उसने समझाने की कोशिश की, देखो ऋचा, अब ऐसा नहीं है कि आज के युग में विदेश कोई बहुत दूर है, या वहां से आया जाया नहीं जा सकता, या फिर हम अजनबी बनकर रह जाएंगे। वहां हम जैसे भारतवर्ष के बहुत लोग हैं जो दशकों से रह रहे हैं, बल्कि उनमें से कुछ को तो ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है। अब तक बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा झील के ऊपर आकर ठहर गया था, जिसकी परछाई पानी पर अलग दिखाई दे रही थी। तभी ऋचा ने कहा, बात वह नहीं है वैभव जो तुम सोच रहे हो, बात सिर्फ मेरी नहीं है। अब वह जमाना चला गया कि प्रेमी
अपनी प्रेमिका को छोड़कर परदेश चला जाता था और वह उसके विछोड़ में तड़पती रहती थी। आज के ज़माने में तो बात करने के सभी साधन मौजूद हैं, दूरी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों अपने माँ बाप की इकलौती संतान हैं? हमारे उनके प्रति भी कोई कर्तव्य है? हमारे जाने के बाद ये लोग अकेले रह जाएंगे। आर्थिक रूप से तो ये लोग संपन्न हैं, इनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम उन्हें ढेर सारा रुपया पैसा कमाकर उनके चरणों में रख दें। बढ़ती उम्र के साथ इन्हें हमारी जरूरतें भी तो होंगी। बिल्कुल बेटा, ऐसा नहीं है, वे हमारे फैसले से खुश हैं। कल ही पापा अपने मिलने वालों को फोन करके गर्व से बता रहे थे, वो तो खुश होंगे ही वैभव, उन्होंने तो हमारी खुशी को ही अपनी खुशी मान लिया है। तुम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने देश के लिए क्यों नहीं शिफ्ट करते? यहां बात आती है जी। आत्मनिर्भर भारत के परिणाम शीघ्र ही आने लगेंगे, तब हमारे देश में भी यूएस की तरह युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा। बिल्कुल। मैं तो कहती हूं एक बार फिर अच्छे से सोच लो। अब तक और भी बादलों के झुंड पूरी झील पर छा चुके थे और देखते ही देखते बड़ी बड़ी बूंदों ने पानी में अनेक छोटी छोटी तरंगें पैदा कर दी थी जो एक दूसरे से टकरा रही थी। ऋचा, अब तुम कहती हो तो मुझे एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। चलो, यहाँ तो बारिश भी होने लगी है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर लघु कथा सुनाई और विचारों के द्वंद्व को किस तरीके से प्रकट किया है। और आज की वस्तु स्थिति, आज का जो सामाजिक परिवेश है वो यही परिस्थितियों में हमारे युवा भी हैं और हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो भी हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात बताई, धन्यवाद। और आगे चलते हैं हम वापस आयुष्मान योजना की तरफ। और क्योंकि यहाँ पर 5 लाख की एक राशि की हम बात कर रहे हैं हेमंत जी, तो ये 5 लाख की जो राशि है इसका क्या दायरा है, क्या पात्रता है और इसकी क्या ये रिन्यूअल की प्रोसेस है? क्या ये एक बार लेने पर फिर रिन्यू की जाएगी? उसकी रिन्यूअल की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं जी। तो जो 5 लाख का जो राशि है वो प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा कवच हम इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रति वर्ष है और प्रति पात्र परिवार है। हर साल स्वतः रिन्यूअल हो जाता है। आपको रिन्यूअल कराने के लिए हितग्राही को कहीं किसी जगह पर आवेदन करने की या कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वतः उसका रिन्यूअल हो जाता है और हर साल इसका रिन्यूअल होता है। जैसे ही 1 साल पूरा होता है फिर से उसके खाते में 5 लाख रुपए क्रेडिट हो जाता है इंश्योरेंस के रूप में। वो 5 लाख रुपए तक का किसी भी सूचीबद्ध, भारत के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाके, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो या मेडिकल कॉलेज हो, उसमें जाके अपना वो निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। उसके अंतर्गत उसका दवाइयाँ, जांचें और भोजन, जब तक वो वहाँ पे एडमिट रहेगा, ये सब निःशुल्क उसको प्राप्त हो सकेगा। इसका पूरा सरकार ने योजना अंतर्गत व्यवस्था की है। बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आशीष जी हैं भोपाल से। अनिका जी नमस्ते। नमस्ते आशीष जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से मना कर देते हैं जी। क्या इसका मना करने के लिए वो अधिकृत है? इनकी शिकायत कहाँ की जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है निश्चित रूप से आपको। जी। अब देखिए, यदि आप पात्र हैं, आपने जब आयुष्मान कार्ड बनवाया था और आप पात्र थे और मान लीजिए आप 3 साल बाद उस स्कीम में जिसके तहत आपने कार्ड बनवाया था, आपने मान लीजिए संबल स्कीम में थे आप, या BUCW स्कीम में थे, या आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन हमको मिलता है उसके तहत आप पात्र थे और आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया था, और मान लीजिए अगले 2-3 साल बाद आप पात्र नहीं रहे, तो उस कंडीशन में अस्पताल चेक करके कि भाई आज की डेट में आपकी पात्रता नहीं आ रही है, तो एक वो वजह हो सकती है किसी अस्पताल के द्वारा उसका ट्रीटमेंट का मना करने का। एक दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसके जो रिकॉर्ड हैं यदि उसमें वो मैच नहीं होते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड के जो रिकॉर्ड हैं और आपका जो राशन कार्ड है, आपका जो ID कार्ड है, उसमें आपके रिकॉर्ड्स मैच नहीं होते हैं। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है जैसे, तो उसमें 25 साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है और ऐसे कुछ भिन्नता हैं अगर, तो इस कंडीशन में वो मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकेंगे, आप उस कंडीशन में अपने रिकॉर्ड्स को इम्प्रूव करके दुरुस्त करा के आप उनको सुधरवा के उस कार्ड को डिसेबल करा के फिर से आप नया कार्ड तुरंत बनवा सकते हैं। ये 1-2 वजह हो सकती हैं, बाकी अस्पताल की कोई वजह नहीं होती है। अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है वो वैलिड, पूरे तरीके से वैलिड है
और वो उसको उपचार अगर वो हमारी सूचीबद्ध सूची में वो उसका नाम है और तो निश्चित रूप से उसको उपचार देना होगा। यदि कोई अस्पताल उपचार देने से मना करता है, एक तो ये भी वजह हो सकती है कि वो उस स्पेशलिटी के अंतर्गत इम्पेनल्ड ही ना हो, तो वो एक जो एक जागरूक पात्र हितग्राही है उसको ये पता कर लेना चाहिए। मान लो ये वो हड्डी का अपना इलाज कराने के लिए गया, अब पता चला वो हड्डी के इलाज के लिए वो अस्पताल आयुष्मान योजना से संबंध ही नहीं है, तो उसको प्रयास ये करना चाहिए कि जो हड्डी के इलाज के लिए जो अस्पताल योजना से संबंध है वो उस अस्पताल में जाए, तो उसको परेशानी नहीं होगी। अब वो एक कैसे चेक कर सकता है कि हमारा वेबसाइट है आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट है ayushmanbharat.mp.gov.in, उसमें जाके वो स्पेशलिटी वार ज़िलेवार अपने लोकेशन जहाँ वो खड़ा हुआ है, जहाँ उसको उपचार की ज़रूरत है, उसके आसपास कौन कौन से अस्पताल उसके लिए बेहतर हो सकते हैं उपचार के लिए, उसकी पूरी सूची, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सब वहाँ पे वो देख सकता है और वो सही जगह पे जाए। देखिए, अगर सही इन्फॉर्मेशन होगी तो हितग्राही को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर जानबूझ के कोई अस्पताल उसको इलाज देने से मना करता है, गलत इंटेंशन से मना करता है, तो इसके लिए वो हमसे शिकायत कर सकता है, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के पास शिकायत कर सकता है। इसके लिए वो चाहे तो हमारा कॉल सेंटर है 1455, उसका टोल फ्री नंबर है, उस पर जाकर वो अपने फ़ोन के माध्यम से ही शिकायत दर्ज कर सकता है। उस पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाती है और उस अस्पताल के खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी और सरकार करते हैं। इसके अलावा हम वो ऑनलाइन भी अपने मोबाइल से शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि उसको कॉल पे शिकायत दर्ज नहीं करना है तो हमारी वेबसाइट पर जाके ग्रीवियंस शिकायत दर्ज करने में जाके वो अपनी पूरी शिकायत लिख सकता है। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, CM हेल्पलाइन है, हमारा NHA स्तर का भी पोर्टल है, उस पर भी जाके शिकायत दर्ज कर सकता है। कहीं भी शिकायत करें, कार्रवाई तुरंत उस पर उचित कार्रवाई होती है और तुरंत उसका समाधान किया जाता है और वो उसको उपचार अस्पताल में निःशुल्क योजना अंतर्गत मिल सके, इसकी पूरा हम प्रयास करते हैं। हेमंत जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं आशीष जी को अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा कि किस तरीके से 14555 ये इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि वो शिकायत वाजिब है या नहीं है। बिल्कुल। और आगे हम बात करेंगे आभा के बारे में, जिसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से बोलते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हम कैसे पात्रता जानेंगे इसकी और कैसे इसको अकाउंट को बनाया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आयुष्मान कार्ड धारकों को क्या कोई रिन्यूअल की प्रोसेस है? हाँ, तो ये 2 प्रश्न हम साथ लेके चल रहे हैं। एक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड है और एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो आभा कार्ड जो बनाया जाता है, हेल्थ अकाउंट जो खोला जाता है उसका। तो मैं आपको हेल्थ अकाउंट पहले आभा कार्ड की पात्रता बता देना चाहता हूँ कि भारत की नागरिकता यही उसकी पात्रता है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप उस कार्ड को बनाने के लिए योग्य हैं और आप अपना आधार कार्ड का उपयोग करके अपना कार्ड 1 मिनट के अंदर अपना स्वास्थ्य खाता खोल सकते हैं और अपना आभा कार्ड बना सकते हैं। ये आपको हर समय आपके काम आएगा और जो 14 डिजिट का हेल्थ अकाउंट रहेगा वो आप अपना याद रख सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर है उसको आप भी याद कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। जो आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया है, मैंने अभी बताया कि व्यक्ति खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके खुद बना सकता है यदि वो पात्र है तो, या फिर वो हमारे जो नामांकित जो ID हमने बनाई हैं, जिनका नामांकन हमने किया है, जैसे वो ग्राम रोजगार सहायक, अगर गांव स्तर पर हम बात करें, पंचायत स्तर पर बात करें तो ग्राम रोजगार सहायक हैं, आशा हैं, और अगर शहर में बात करें तो वार्ड इंचार्ज की हमने ID बनाई हुई है। जो CSC हैं, जो CSC के जो BLE हैं जो गांव-गांव में उपलब्ध हैं, उनकी भी ID बनाई हुई है। तो इन लोगों से लोक सेवा केंद्र जो लगभग 400 से 450 मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की डिजिटल सर्विसेज का पहले से नागरिक उपयोग कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके भी वो अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। इन जगह से जाके बनवा सकता है या वो खुद अपना ऑनलाइन बना सकता है। मैं आपको जो आपने का प्रश्न था कि रिन्यूअल इसको कैसे किया जा सकता है, इसमें रिन्यूअल की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक बार आपका कार्ड आपने बना लिया तो ये स्वतः ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहता है। जो 5 लाख की जो राशि है वो प्रति वर्ष रिन्यू हो जाती है उसके सिस्टम में, तो अलग से कोई उसको प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, उसका स्वतः रिन्यूअल हो जाता है।
ये अच्छी जानकारी आपने दी यहाँ पर कि रिन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतः वो रिन्यूअल उसका होता जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर जो आपने बताया 14555, इस पर आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट आपने बताई थी, वो एक बार हमें मैं इसमें एक बात जरूर आपको जोड़ना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये दोनों अलग अलग योजना हैं। तो आयुष्मान भारत योजना का जो टोल फ्री नंबर है वो है 14555, इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए या आपको उससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज करना है तो उसका टोल फ्री नंबर अलग है, वो 14477 है। तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। इसके लिए आपको अगर जानकारी या शिकायत के लिए करना है तो ये अलग अलग नंबरों का आपको उपयोग करना होगा। तो दोनों ही नंबर हैं 14477 और 14555। 14477 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए आप उपयोग कर सकेंगे, 14555 आयुष्मान भारत योजना के लिए आप उपयोग कर सकेंगे। आपने वेबसाइट का हमसे पूछा था, तो इसकी अगर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, स्टेट हेल्थ एजेंसी की अगर बात करेंगे तो उसकी वेबसाइट है ayushmanbharat.mp.gov.in। इस पर संपूर्ण योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल सकेगी। आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी अस्पताल देख सकते हैं कि कौन सा अस्पताल कौन सी स्पेशलिटी के लिए इम्पेनल्ड है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप निकाल सकते हैं। और अगर नेशनल लेवल की बात करेंगे तो pmj.gov.in ये उसकी वेबसाइट है। NHA एक नेशनल लेवल पर बॉडी है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर स्टेट लेवल पर बात करेंगे तो स्टेट हेल्थ एजेंसी दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद के नाम से जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है वो जिम्मेदार है मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और ये हम स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं आपके नंबर्स। और यहाँ पर हम ज़रूर ये बात करना चाहेंगे कि कॉल सेंटर्स के बारे में तो आपने बता दिया, संपर्क कहाँ कर सकते हैं वो भी हमें बता दिया। एक और प्रश्न हमारे यहाँ पर मन में आता है कि आभा के लिए जो है ज़रूरी दस्तावेज क्या होने चाहिए, कैसे दस्तावेजों को होना ज़रूरी है जिसके लिए आभा को रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसे कोई भी खाता खोलना होता है, जब वो स्वास्थ्य का खाता खोलना हो या बैंक का खाता खोलना हो तो उसके लिए हमको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य खाता खोलना है तो हमको इसमें सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर नागरिक का खुलना है। परिवार में अगर आपके 5 सदस्य हैं तो सभी 5 सदस्य का खुलना है, क्योंकि डिजिटल हेल्थ सर्विसेज का बेनिफिट सभी को चाहिए, पूरे परिवार को चाहिए, तो सभी के अकाउंट खुलना चाहिए। तो इसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड का आप उपयोग करके, उसके नंबर का उपयोग करके एक OTP आएगा, उसके माध्यम से अपना हेल्थ अकाउंट आप मुश्किल 30 सेकंड इसमें लगभग लगते हैं, 1 मिनट से कम समय में आप अपना बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है और मैं अपील करता हूं कि भारत के सभी नागरिकों के पास ये होना चाहिए, जिससे जो आप जिन डिजिटल हेल्थ सर्विसेज से वंचित हैं वो आपको घर बैठे वो प्राप्त हो सकें। और ख़ासकर जो दूर दराज के इलाके हैं, जो रिमोट एरिया हैं, जो गाँव में हैं, जो लोग बैठे हैं, उनको उच्च श्रेणी के डॉक्टरों से उपचार वो ले सकें, टेलीमेडिसिन का उपयोग कर सकें। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो एक UHI है, इसका जो मुख्य घटक की हम बात कर रहे थे, आपके श्रोता का कॉल आ गया तो वो छूट गया था, 3 घटक मैंने बता दिए थे। उसमें एक घटक और है UHI। तो यूनिफाइड इंटरफेस एक लेके आ रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे सभी वेरीफाइड जो HFR हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और जो हेल्थ जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी सत्यापित जानकारी आपको मिल सकेगी। तो जो लोग दूर दराज इलाके में बैठे हैं वो उसको एक्सेस करके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट आपने घर बैठे भी आगे चल के वो प्राप्त कर सकेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी हेमंत जी, और पूरी हमने जानकारी यहाँ पर आपको दे दी है आयुष्मान योजना के बारे में कि किस तरीके से आप कॉल सेंटर्स पर कॉल कर सकते हैं, शिकायत के भी नंबर दिए हुए हैं, अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर डिजिटल इंडिया जो बन रहा है उसका एक बेहतरीन उदाहरण हम आयुष्मान योजना के तहत देख रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटली हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ जुड़ने जा रही हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी, और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को आयुष्मान भव का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा और आयुष्मान भारत योजना के फ़ायदा सभी नागरिक उठा सकेंगे। और इकबाल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और अपनी जो लेखन की प्रतिभा है उसका आपने यहाँ पर हमें बताया, हमें प्रदर्शन किया।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कहानियाँ भी बहुत रोचक रहीं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप आपका, सभी सभी का श्रोताओं का बहुत बहुत। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम की जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी और उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियां आपके काम भी आएंगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।